नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्यता इंसाइट में। आशा करती हूँ इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचाया जा रहा ज्ञान आपके अध्ययन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हुए सहायक सिद्ध हो रहा होगा। इसी क्रम में आप मेरे साथ जुड़े हैं ट्रेनिंग सेशन से संबंधित पाठ्यक्रम के साथ, जिसमें हमने गत वीडियोस के माध्यम से चर्चा की ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, इसे मुख्य रूप से किन भागों में वर्गीकृत किया गया और इसके प्रथम मुख्य भाग ज्ञानात्मक पक्ष का हमने विस्तार से अध्ययन किया। आप यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अन्य दो भागों की विस्तार से। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अर्थात ब्लूम वर्गीकरण के मुख्य तीन भाग थे। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इनके अन्य नामों पर भी हमने चर्चा की, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए हमें क्या याद रखना है? कॉग्निटिव डोमेन। भावात्मक पक्ष के लिए हमें याद रखना है अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष के लिए हमें याद रखना है साइकोमोटर डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। अब इसमें से ज्ञानात्मक पक्ष की विस्तार से हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं भावात्मक पक्ष की अर्थात अफेक्टिव डोमेन की। अब इसे किन मुख्य भागों में बांटा जाता है या इसमें किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है, इस पर हम बात करते हैं। तो भावात्मक पक्ष में सबसे पहला बिंदु आता है आग्रहण, या जिसे अभिग्रहण भी कहा जाता है। आग्रहण या अभिग्रहण से तात्पर्य है कुछ ग्रहण करने की इच्छा। और क्या इच्छा? सबसे पहले तो सुनने की इच्छा। जब भी एक शिक्षक के माध्यम से किसी भी टॉपिक पर बात की जाती है, कोई भी शिक्षण बिंदु पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक का सबसे पहला यही होता है कि बच्चों में सुनने की इच्छा जागृत हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यदि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण पढ़ा रही हूं, तो मेरा पहला तो मोटिव यही होगा ना कि आप सुनने की इच्छा वाले हो, तभी तो आप ये वीडियो देखेंगे, अन्यथा आप नहीं देखेंगे, स्किप कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या? सुनने की इच्छा होना। तो इसे कहा जाता है आग्रहण या अभिग्रहण, और यह किसके अंतर्गत आता है? अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। जब सुनने की इच्छा होगी, फिर दूसरे बिंदु पर हम बात करते हैं प्रतिक्रिया या अनुक्रिया की। प्रतिक्रिया या अनुक्रिया सिखाता है सहभागिता करने की इच्छा होना। सुनने की इच्छा हुई, सुनकर जो ज्ञान सुना उसके माध्यम से अनुक्रिया करना, उसके माध्यम से प्रतिक्रिया करने की जब इच्छा होगी तो उसे कहा जाएगा सहभागिता की इच्छा होना। अभी जिस एग्जाम्पल को लेकर हम चल रहे हैं, आप में सुनने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। अब आपने उस सुने हुए पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको किस प्रकार से इसकी प्राप्ति हो रही है उद्देश्यों की, ब्लूम टैक्सोनॉमी से आप क्या समझ रहे हैं, इससे संबंधित जब आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? सहभागिता की इच्छा होना। देखिए, साथ साथ मैं अपना उल्लू भी सीधा कर रही हूं। खैर, तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें मूल्यांकन या आंकलन की। मूल्यांकन या आकलन, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रकार से कोई मूल्य देना या आंकलन करना, आंकना। किस चीज को आंकना? जो सुना उसके प्रति अनुक्रिया की, अब अनुक्रिया के बाद उस पर मूल्य देना, उस पर अपना किसी प्रकार से आंकलन करना कि क्या वह सही है, क्या वह गलत है। ठीक। फिर है व्यवस्थापना। अब जब आप अनुक्रिया करेंगे, आप अनुक्रिया करके आंकेंगे कि क्या सही क्या गलत, तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें व्यवस्थापित करेंगे, उसको किसी प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कर रहे होंगे? तालमेल बिठा रही होंगे, तो व्यवस्थापना। और अंत में इसमें आता है चरित्रीकरण। चरित्रीकरण से तात्पर्य कि जब आप में पहले सुनने की इच्छा जागृत हुई, फिर आपने प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन किया,
आंकलन करने के बाद उसको व्यवस्थापित किया, तो जब सब कुछ व्यवस्थापित कर लिया तो अब आपका चरित्रीकरण हो गया। कहने का तात्पर्य वो जीवन शैली बन गई। जीवन शैली बन जाना ही क्या कहलाता है? चरित्रीकरण कहलाता है। तो ये है भावात्मक पक्ष किसका? ब्लूम का। ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन एस ब्लूम। ब्लूम का ये वर्गीकरण कब आया? 1956 में। ठीक है। और ब्लूम वर्गीकरण समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये सब हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने मुख्य बिंदुओं पर फिर से बात कर ली है। इसको याद रखना है। अब इससे संबंधित एक और मुख्य चीज पर बात करते हैं, वो क्या? ये देखिए, इससे संबंधित जो ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष था, उसमें भी एक छोटी सी जो स्किप हो गई चीज जो बतानी रह गई, वो यही बता दूंगी आपको, तो उससे संबंधित भी आपको पता लग जाएगा। पहले ये देखें है क्या। हम भावात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। भावात्मक पक्ष में हमने 5 बिंदुओं पर बात की। कौन कौन से? आग्रहण या अभिग्रहण, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, मूल्यांकन या आंकलन, व्यवस्थापना और चरित्रीकरण। अब ये क्या होते हैं? ये सभी बिंदु हायरार्की पर काम करते हैं। हायरार्की अर्थात एक शीर्ष होता है, शीर्षस्थ बिंदु होता है, और बाकी उसके निम्न के सोपान होते हैं। हायरार्की में जब इसको लिखा जाएगा तो एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अब हमने एक पिरामिड बना लिया, इसको शीर्ष पायदान स्थापित करने के लिए इसमें, ठीक है। जिस बिंदु पर हमने सबसे अंत में बात की चरित्रीकरण, वह सबसे अंतिम बिंदु जब पिरामिड की बात होगी, हायरार्की की बात होगी, तो सबसे शीर्ष स्थान पर चला जाएगा और यहाँ इसका स्थान बन जाएगा चरित्रीकरण। इसे क्या कहा जाएगा? उच्चतम या शीर्ष स्तर। क्या कहा जाएगा? सबसे उच्चतम या शीर्ष स्तर कौन सा है? तो वो है चरित्रीकरण। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? भावनात्मक पक्ष की कर रहे हैं। ठीक है। अब चरित्रीकरण सबसे ऊपर गया, उसके पश्चात यहाँ क्या आ जाएगा? व्यवस्थापना। उसके पश्चात क्या आ जाएगा? मूल्यांकन। उसके पश्चात क्या आ जाएगा? प्रतिक्रिया। और सबसे अंत में क्या आएगा? जो सबसे पहले हमने बात की थी, आग्रहण या अभिग्रहण। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आग्रहण या अभिग्रहण। अब जब आप इस हायरार्की के अनुसार देखेंगे तो आग्रहण क्या है? सबसे निम्न स्तर है। आग्रहण क्या है? सबसे निम्न स्तर क्या है? प्रथम और निम्न स्तर। अब इस तरह से अगर आप याद करें तो प्रथम स्तर ही है, लेकिन जब हायरार्की की बात करेंगे तो सबसे निम्न में आ जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको याद रखना है। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपसे यदि प्रश्न शीर्ष स्तर का या मुख्य स्तर का, प्रथम स्तर का इस प्रकार से पूछ लिया जाए, तो आप सबसे पहले हायरार्की बनाइएगा, पिरामिड बनाइएगा। पिरामिड बना करके रफ वर्क में जब आप इसमें इन बिंदुओं को इस ऑर्डर में लिखेंगे, तब आप इसका आसानी से निकाल पाएंगे। वैसे अगर याद रख लें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अक्सर परीक्षा के समय में हम बहुत इस प्रकार से होते हैं कॉन्शियस कि कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा सोचते सोचते ही गलती कर जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि ये तो क्या है, इसको अब बना के क्या देखना, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी कि हम पिरामिड बनाएं और फिर इसको लिखें। और हम अपनी उस ज्यादा कॉन्शियस होने के भाव में कहीं ना कहीं छोटी सी भूल कराते हैं और फिर आकर के माथा पकड़ते हैं कि अरे इससे अच्छा तो बना ही लिया होता। तो किसी प्रकार से शर्माने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से संकोच नहीं करना कि हम पिरामिड क्यों बनाएं, हम इसमें क्यों लिखें। रफ वर्क इज मस्ट, तो जरूर करना है और फिर उत्तर देना है। अब जो बात मैं कर रही थी कि हम ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञानात्मक पक्ष में एक बात जो स्किप कर गए वो यही थी कि ज्ञानात्मक पक्ष के जिन 6 बिंदुओं पर हमने मुख्य रूप से बात की थी, जिसमें सबसे पहला था ज्ञान और सबसे अंत में था मूल्यांकन। तो अगर उस में से प्रश्न आ जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है, सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो मूल्यांकन। प्रथम या निम्न स्तर कौन सा है, तो ज्ञान। जब आप पिछली वीडियो में उसको देखेंगे कि हमने ज्ञानात्मक पक्ष के किन 6 बिंदुओं पर बात की थी, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये ज्ञान और मूल्यांकन कहाँ से बोल रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम अथवा निम्न स्तर है ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम किंतु शीर्ष स्तर या उच्चतम स्तर है
मूल्यांकन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे अगले पक्ष की ओर, और वो है क्रियात्मक पक्ष अथवा साइकोमोटर डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। ये नाम जरूर हमें याद रखने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अक्सर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ इंग्लिश नाम आ जाता है इनका, तो हमें ये जरूर से याद रखने हैं। इसमें हम 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष में बात की थी तब भी 6 बिंदुओं पर चर्चा की थी, क्रियात्मक पक्ष में भी 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बीच में जो हमने बात की भावात्मक पक्ष की, अफेक्टिव डोमेन की, तो उसमें मुख्य 5 बिंदु थे। ठीक है, तो इसमें 6 बिंदुओं में सबसे पहला है उत्तेजना। अब जब बात क्रिया की हो रही है, क्रिया करने के लिए सबसे पहला चरण क्या होगा? सबसे पहला चरण तो यही होगा कि उस कार्य को करने के लिए उत्तेजना का होना। जब तक बच्चा क्रिया करने के लिए उत्तेजित नहीं होगा तो क्रिया कैसे करेगा? कोई भी, हम अगर अपनी बात करें, कोई भी कार्य के लिए हम सबसे पहले तो क्या होगी हमारे अंदर? उत्तेजना आएगी कि हम ये कार्य कर दें, भाव आएगा ना उत्तेजना का। तो इसलिए सबसे पहला बिंदु क्या हुआ? उत्तेजना का। उत्तेजना हुई तो हम क्या करने लगेंगे? कार्य करना। उत्तेजना के बाद क्या होगा? दूसरा चरण, कार्य करेंगे। तो कार्य करना द्वितीय बिंदु इसका हो गया, चरण हो गया। तीसरा है नियंत्रण। अब नियंत्रण क्यों? पहले उत्तेजित हुए, कार्य किया। अब उत्तेजना में जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो उस उत्तेजना पर नियंत्रण भी आवश्यक है, और कोई भी कार्य कर रहे हो नियंत्रण तो होना ही चाहिए। यहाँ नियंत्रण से तात्पर्य एक प्रकार के डिसिप्लिन से है, एक प्रकार के अनुशासन से है। तो जब तक हम कोई भी कार्य बिना अनुशासन के करेंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए कार्य करने में नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। उसके पश्चात आता है सामंजस्य। अब जब हम कर रहे कार्य के प्रति अपने आप को नियंत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या कर रहे हैं? हम सामंजस्य बिठा रहे हैं, हम एक प्रकार से उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब सामंजस्य बिठा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? स्वाभाविकरण। वो हमारे स्वभाव में उतर रहा है, हमारा स्वभाव बन रहा है। और जब स्वाभाविकरण हो जाता है तो हमारे भीतर क्या हो जाता है? आदत निर्माण। यानी उस स्वभाव के प्रति नियंत्रित स्थिति में कार्य करते हुए हमारे अंत में आदत का निर्माण हो जाता है। कौन कहता है कि आदतें बदली नहीं जा सकती? अक्सर होता है कि हमारी अगर कोई ऐसी आदत है जो वैसे ही गलत नहीं कि किसी के लिए कुछ बुरा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी गलत है, कोई छोटी मोटी, परंतु किसी के कहने पर हम क्या कहते हैं? ये तो आदत है। लेकिन आदत बदली जा सकती है बशर्ते उसको बदलने की इच्छा हो, उसके प्रति उत्तेजित हुआ जाए, उसके प्रति कार्य किया जाए, उसके प्रति नियंत्रण लाया जाए, उसके प्रति सामंजस्य बिठाया जाए, जो स्वभाव में उतर जाए और फिर आदत निर्माण हो जाएगा। यानी हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ भी सकते हैं और नई आदत अपना भी सकते हैं। बस हमारे मन की देर है कि हम मन से कैसे कार्य करते हैं और कितनी तत्परता से करते हैं। ठीक है, तो अब ये 6 बिंदु हमें याद रखने हैं क्रियात्मक पक्ष के। एक चीज जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर याद करवा रही हूँ कि आपको ये सारे सीक्वेंस में याद रखने हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष के हों, चाहे वो भावात्मक पक्ष के हों, और चाहे वो क्रियात्मक पक्ष के हों, क्योंकि इनमें से प्रश्न अधिकांशतः इसी प्रकार से आता है। या तो सोपान पूछ लिए जाते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न जो चरण है उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करो। तो वो जो 6 हमने बिंदुओं पर बात की थी उन्हें आगे पीछे करके दे दिया जाता है। किसी एक ऑप्शन में वो क्रमबद्ध तरीके से दिए होते हैं और हमें चयन करना होता है। तब हमें असमंजस की स्थिति होती है कि पढ़े हुए सभी होते हैं परंतु क्रम याद नहीं रहता। तब हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छा हमने क्रम से याद कर लिया होता। तो इसलिए पहले ही आपको सचेत कर रही हूं कि आपको इन तीनों पक्षों के जिन भी बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन चरणों पर, जिन सोपानों पर हम बात कर रहे हैं, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। ठीक है, या तो चरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है जिस पे हमने अभी बात की थी कि इस पक्ष का सबसे शीर्षस्थ चरण कौन सा है, या सबसे शीर्ष जो स्तर है वो कौन सा है, या सबसे निम्न स्तर कौन सा है, या सबसे अंतिम कौन सा है, या सबसे प्रथम कौन सा है। तो आप देखिए 3 पक्षों पर हमने बात की, तीनों के अगर निम्न
और शीर्ष, दो दो ये हो गए। तीनों के अगर प्रथम और अंतिम इस प्रकार से पूछ ली जाए तो दो दो वो हो गए। हालांकि वो एक तरह से कनेक्टेड है कि प्रथम स्तर ही निम्न स्तर है, उच्च स्तर ही अंतिम स्तर है। ये ध्यान रखना है, सबसे अंतिम वाला सबसे उच्च पे था क्योंकि हमने हायरार्की की बात की थी। तो इस प्रकार से याद रखना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह हम परीक्षा में कोई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करते, हम परीक्षा में बड़ी सिली सी मिस्टेक्स करते हैं और जिस पे आकर के बाद में माथा पकड़ते हैं कि अरे ये तो आता था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये कैसे गलत हो सकता है। जब पेपर दे करके निकलते हैं तब तो लगता है अरे हमने ही सही किया है। अगर और कोई बता रहा है नहीं नहीं ये मेरा सही है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जैसे ही उस पर ध्यान और अधिक गहरा होने लगता है, घर आकर के नोट्स खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, या हम अपनी बुक्स का जो पेज निकालते हैं, तब अरे ये तो ऐसे था, छोटी सी मिस्टेक, बहुत छोटी सी। तो इस प्रकार की छोटी सी सिली सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसको याद करना है, बहुत गहराई से याद करना है, सचेत होकर याद करना है। अभी हमने बात की क्रियात्मक पक्ष के उन 6 बिंदुओं की, तो उसको हायरार्की में भी बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी अभी आपको समझाया। तो जब हायरार्की में बात करेंगे तो वही बात कि सबसे अंत में कौन सा चला जाएगा, जो सबसे पहले था, सबसे पहला जो था वो कहाँ चला जाएगा, सबसे अंत में। जैसे उत्तेजना की बात करें तो उत्तेजना यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न स्तर पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब हमने आदत निर्माण की बात की तो आदत निर्माण सबसे शीर्ष स्तर पर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो ये है प्रथम अथवा निम्न स्तर, ये है अंतिम किंतु शीर्ष स्तर। यहाँ पे भी यही आप देखेंगे, प्रथम और निम्न स्तर, उच्चतम व शीर्षस्थ स्तर। बस ये ध्यान रखना है कि जब स्तरों की बात होगी, जब प्रथम की या निम्न की या अंतिम की या शीर्ष की, तो बीच वाले बिंदुओं पर कोई बात नहीं होती है, वो मध्य के होते हैं, मध्य ही रह जाते हैं। प्रश्न अगर पूछने हैं तो या तो इनसे पूछे जाएंगे और या फिर सभी चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है हायरार्की के अनुसार। अब बात कर लेते हैं एक छोटी सी 3H मॉडल की। 3H मॉडल क्या है, पहले तो हम ये देखें कि हम जो पढ़ के आए अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी को, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कह रही थी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबसे पहले बात की ज्ञानात्मक पक्ष की। ज्ञान कहाँ, यहाँ, ज्ञान कहाँ, यहाँ, यानी मस्तिष्क में। इसको मैं मस्तिष्क कह लूं, सिर कह लूं, हेड कह लूं, एक ही बात है, ठीक है। फिर हमने बात की अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष। भाव की जब बात होती है तो हम अक्सर किसको याद करते हैं, मन को। भाव यानी मन, और जब मन शब्द आता है, मन शब्द आती है, हमारा हाथ कहाँ जाता है, यहाँ, और यहाँ हाथ जाता है तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं हम, दिल यानी हार्ट, राइट। फिर हम बात करें थर्ड, आगे तीसरे की, क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष, क्रिया करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अभी मैं अगर क्रिया कर रही हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा क्या चल रहा है मेरा, या तो मुंह चल रहा है या हाथ चल रहा है, या तो मुंह चल रहा है बोलने में, और या फिर क्रिया अगर करूं तो मेरे हाथ चल रहे हैं, तो हाथ यानी हैंड। तो यही है 3H मॉडल, पहली बात, ठीक है। अब ब्लूम और किसका संबंध है इस 3H मॉडल के साथ, पहले उसको समझते हैं। देखिए 3H मॉडल यानी 3H, 3H यानी 3H। पहला H से हेड, जो मैंने अभी बात की, मस्तिष्क की, सिर की। दूसरा H यानी हार्ट अर्थात मन या दिल, और तीसरा H यानी हैंड यानी हाथ। पहले मस्तिष्क ज्ञान, दूसरा हार्ट भाव, और तीसरा हैंड से क्रिया। ये है 3H मॉडल। इसके समर्थक कौन है 3H मॉडल के? 3H मॉडल के समर्थक है महात्मा गांधी और मोंटेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूं, ये याद करना है आपको बहुत अच्छे से। अपने नोट्स में इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना कि 3H मॉडल के समर्थक कौन है, महात्मा गांधी और मोंटेसरी। ये दोनों ही मानते हैं कि हेड, हार्ट और हैंड की थ्योरी काम करती है। जब ये तीनों मिलेंगे तभी क्रिया सुचारू रूप से हो पाती है। अब हमने ब्लूम में इसका नाम क्यों लिया, वो मैंने पहले ही आपको जो समझाया। ये देखिए, ब्लूम वर्गीकरण की समानता भी इससे दर्शाई जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी वैसे 3H मॉडल, एप्रोप्रिएट 3H मॉडल पे काम नहीं कर रहा, लेकिन जब बहुत सारे शिक्षाविदों ने देखा कि महात्मा गांधी और मोंटेसरी की जो ये 3H
स्टोरी मॉडल है 3H मॉडल, जिसमें ये हेड, हार्ट और हैंड पे काम करते हैं, वही 3H जैसा, समानता की जब हम बात कर रहे हैं, 3H जैसा ही तो मॉडल है ब्लूम का। तो अन्य शिक्षाविदों ने इस प्रकार से 3H मॉडल के साथ ब्लूम की जो वर्गीकरण है ब्लूम का, उससे समानता दर्शाई। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है इस पृष्ठ से यदि बात करें, तो या तो ये पूछ लेंगे कि 3H मॉडल में किन 3 पर बात की जाती है, तो ये तीनों H आपको याद होने चाहिए, पहला बिंदु। या पूछ लिया जाए 3H मॉडल के समर्थक कौन है, तो महात्मा गांधी और मोंटेसरी, दूसरा बिंदु। तीसरा, यदि यह पूछ लिया जाए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की समानता किससे दर्शाई जाती है, 3H मॉडल से, या 3H मॉडल से किन की समानता दर्शाई जाती है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की। इस प्रकार से आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको इतना सा ये याद होना जरूरी है। समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स परीक्षा की दृष्टि से है, जो पहले भी मैंने पढ़ाते समय आपको वैसे तो बता दिए हैं, लेकिन एक चलते चलते रिवीजन टाइप फिर से देख लेते हैं क्या है। मूल्यांकन, जो मैंने कहा था कि ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ाते समय एक पॉइंट स्किप हुआ, लेकिन जिसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में कर दी है कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है, मूल्यांकन, क्योंकि उसमें मूल्यांकन की बात हमने सबसे अंत में की थी, और जिसकी बात सबसे अंत में होगी, अगर हायरार्की की बात होगी, तो वो कहाँ चला जाएगा, सबसे शीर्ष स्थान पर। तो मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। फिर अगर अभिग्रहण की बात करें, तो अभिग्रहण क्या है, भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। फिर चरित्रीकरण भावात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। फिर उत्तेजना क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, और आदत निर्माण क्रियात्मक पक्ष का शीर्ष स्तर है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, इन पर आपने ध्यान दिया होगा और इनको अच्छे से याद करना है। इसी के साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी का यही समापन होता है, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में आई, उसका एक बार संशोधन भी हुआ, और वो संशोधन हुआ 2001 में, जिसे रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001, जिस पर चर्चा करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।